Now we are in the next part of this lecture in which we are going to design the heel slab of the counterfort. इसके बाद सिर्फ हमें एक कंपोनेंट डिजाइन करना रह जाता है और वो है counterfort itself. ठीक है, तो हम डिजाइन करेंगे आज अपनी हील मतलब ये वाला प्रोजेक्शन. ठीक है, तो हील डिजाइन करने के टाइम आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि काउंटरफोर्ट की हील हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से डिजाइन करते हैं. कैसे? काउंटरफोर्ट में हम हील के भी स्ट्रिप्स वैसे ही लेते हैं जैसे हम स्टेम के स्ट्रिप्स लेते हैं. मतलब अगर ये हमारा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है तो इसमें जो हमारा ये फ्री एंड ऑफ द हील है, फ्री एंड ऑफ द हील, इस फ्री एंड ऑफ द हील से हम 1 मीटर वाइड स्ट्रिप्स लेते हैं. 1 मीटर वाइड स्ट्रिप्स लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमने स्टेम में लिया था. 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, और इस 1 मीटर वाइड स्ट्रिप पे हम सारे लोड्स लेते हैं इवेल्युएट करते हैं जिस तरह हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में इस पूरे बैकफिल के लिए लोड्स इवेल्युएट करते थे. यहां पर लेकिन हमें सिर्फ 1 मीटर वाइड स्ट्रिप के लिए लोड्स इवेल्युएट करते हैं. एंड दैट मतलब जो 1 मीटर के लिए एप्लीकेबल होगा वो इस पूरी प्रोजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा. तो अब इस पे हम लोड्स इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं. लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो आप इस 1 मीटर वाइड स्ट्रिप पे लोड इवेल्युएट कर रहे हो आपको वो यूडीएल में रखना है. यूडीएल में इसलिए रखना है क्योंकि आगे जाके हमें इसका मोमेंट निकालना है. स्लैब को दिमाग में रखिए क्योंकि ये हमारी एक स्लैब है, राइट. हम इसको एक जिस तरह आपको मैंने स्टेम में कॉन्सेप्ट बोला था अपराइट स्लैब का पिछले वीडियोस में, बिल्कुल इसी तरह ये भी एक स्लैब है. तो हमें इसका मूवमेंट स्लैब की तरह इवेल्युएट करना है. तो वहां पर हमारे जो यूनिट्स हैं वो सैटिस्फाई होने चाहिए इन किलो न्यूटन मीटर्स. इसीलिए हम यहाँ पर इस पे जो लोड है वो हम यूडीएल में रखते हैं. दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर. देख लेते हैं वेट ऑफ द सॉइल ऑन दिस 1 मीटर वाइड स्ट्रिप किसके बराबर है? गामा मल्टीप्लाइड बाय एरिया हम यहां पर करेंगे क्योंकि तभी हमारा जो लोड है वो यूडीएल में आ जाएगा. ठीक है, गामा यहां पर 16 है, बी यहां पर 1 है और डेप्थ हमारे पास ये डेप्थ ऑफ द स्टेम है दैट इज 6.3 मीटर्स. ठीक है, दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 तो वो निकल के आता है आपका 100.8 किलो न्यूटन पर मीटर. इसका मतलब जो सॉइल है इसका जो आपका लोड यूडीएल पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो आपका सॉइल का पड़ रहा है इस 1 मीटर वाइड और 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप पे वो है 100.8 किलो न्यूटन पर मीटर. ऑलराइट, इसके बाद एक तो ये डाउनवर्ड लोड इसकी वजह से था, इस सॉइल की वजह से डाउनवर्ड लोड और किसकी वजह से लोड आता है? वो आता है इसकी वजह से डेड लोड ऑफ द हील. वो किसके बराबर होगा? अगेन गामा बी डी. गामा 25 है यहां पर क्योंकि हम आरसीसी की बात कर रहे हैं. बी यहां पर भी 1 है क्योंकि हम सिर्फ 1 मीटर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं. अब डेप्थ यहां पर हमारी कितनी है? 400 mm या फिर 0.4 मीटर्स, ये वाली डेप्थ, क्योंकि हम यहां पर हील को इवेल्युएट कर रहे हैं. तो जब आप ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो आपका डेड लोड जो आ गया, डेड लोड प्लस दिस लोड ड्यू टू द बैकफिल, ये आपके डाउनवर्ड लोड्स आ गए. ओके, तो 2 डाउनवर्ड लोड्स हमें आ गए. अब हमें क्या इवेल्युएट करना है? अपवर्ड लोड, क्योंकि ऐसी कोई चीज हमें और नहीं दिख रही है जिसकी वजह से हमारा डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है. ठीक है, सिर्फ 2 चीजों की वजह से डाउनवर्ड फोर्सेस आ रहे हैं, वो हमने इवेल्युएट कर दिए. अब हम क्या इवेल्युएट करेंगे? अपवर्ड फोर्स. मैंने आपको बोला था अपवर्ड फोर्स डायग्राम अगर मैं यहां पर बनाऊं वो कुछ ऐसे बनती थी, है ना, वो कुछ ऐसे बनती थी. ठीक है, अब अगर मुझे ये हील का पूरा प्रोजेक्शन कंसिडर करना होता तो मैं यहां पर भी लोड निकालती, लेकिन मैं हील का पूरा ही 3.3 मीटर लॉन्ग प्रोजेक्शन कंसिडर नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं सिर्फ 1 मीटर वाइड स्ट्रिप कंसिडर कर रही हूं. ठीक है, तो इस 1 मीटर वाइड स्ट्रिप के नीचे अब आप बोलोगे तो फिर हमें यहां पर भी लोड अलग से इंटरपोलेट करके निकालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी फिगर बन रही है ये वाली, इट इज रफली रेक्टेंगुलर इन शेप. तो हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं इन ट्राइंगल एंड रेक्टेंगुलर, इसको हम रखते हैं रफली रेक्टेंगुलर इन शेप. जब ये रफली रेक्टेंगुलर शेप में हो गया मतलब ये वाला ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू दिस वाला ऑर्डिनेट. ये वाला ऑर्डिनेट इज पी मिनिमम. तो हम कंसिडर करते हैं ये जो 1 मीटर वाइड स्ट्रिप का ऑर्डिनेट अपवर्ड प्रेशर का आ रहा है इन अपवर्ड प्रेशर डायग्राम, वो भी हम कंसिडर करते हैं इन पी मिनिमम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो हम इस ऑर्डिनेट को भी क्या कंसिडर करते हैं कि ये भी पी मिनिमम है, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि ये जो शेप बन रही है ये रफली रेक्टेंगुलर बन रही है, इसमें कोई भी ट्राइंगुलर कंपोनेंट नहीं आ रहा है हमें. ठीक है, तो मतलब इसके ऑर्डिनेट्स सेम है. तो हम यहां पर इसका ऑर्डिनेट क्या लेंगे? जो पी मिनिमम है, जो कि हमें निकला था 59.4. तो अपवर्ड फोर्स क्या आएगा? दिस पी मिनिमम मतलब लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, एरिया ऑफ दिस लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ. सो लेंथ इज मान लीजिए पी मिनिमम
दैट इज 59.4 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो आपका क्या आ जाएगा 59.4 किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि 59.4 आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, आपने इसको एक डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दिया तो 59.4 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा आपका, जो कि यूडीएल में है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या निकालना है? अब हमें नेट लोड निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं। नेट लोड हम कैसे निकालेंगे? नेट लोड हम निकालेंगे अब अपवर्ड लोड माइनस डाउनवर्ड लोड। जो भी लोड हमारा ज्यादा आ रहा है उससे सबट्रैक्ट करेंगे कम वाला लोड, मतलब हमारा डाउनवर्ड लोड जो है वो ज्यादा आ रहा है, उससे हम माइनस कर रहे हैं अपवर्ड लोड। डाउनवर्ड लोड हमारा कितना आ रहा है? वो आ रहा है 110.8 किलो न्यूटन पर मीटर, माइनस अपवर्ड लोड हमारा आ रहा है 59.4 किलो न्यूटन पर मीटर। दोनों यूडीएल में है तो हमारा आंसर आता है 51.4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका आ गया नेट लोड। ठीक है, मतलब जो आपकी अब ये हील स्लैब है इस पे नेट डाउनवर्ड लोड आ रहा है 51.4 का, 51.4 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये आ गया हमारा डाउनवर्ड लोड। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है? अब हमें इवेल्युएट करना है मोमेंट। मोमेंट हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, अगर हम एक स्लैब को कंसिडर करते हैं, जिस तरह इससे पहले भी हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, अगर हम एक स्लैब को कंसिडर करते हैं तो स्लैब के पास दो मोमेंट्स होते हैं। कॉर्नर्स पे एक मोमेंट होता है और सेंटर पे अलग मोमेंट होता है। कॉर्नर्स पे होता है WL²/12 और सेंटर पे होता है WL²/16। तो इन दोनों में ज्यादा मोमेंट WL²/12 का है, इसी पे हम डिजाइन करते हैं अपनी स्लैब। सिंस हमने सॉरी ये फ्रेम से थोड़ा बाहर आ गया, मैं ये फिर से एक बार बना देती हूं। ये हमारा स्लैब है, कॉर्नर्स पे WL²/12 एंड सेंटर पे WL²/16। ज्यादा मोमेंट WL²/12 का है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, तो हम इसी मैक्सिमम मोमेंट पे क्या डिजाइन करेंगे? अपनी स्लैब। स्लैब कौन सी है? जो हमने हील 1 मीटर वाइड कंसिडर की ना, ये स्लैब जैसी ही तो है, इट इज लाइक अ स्लैब, है ना? तो हम इसको एज स्लैब ही डिजाइन करेंगे। इसमें आप मोमेंट नहीं निकाल सकते हो वैसे जैसे हमने कन्वेंशनल तरीकों से अभी तक निकाला है। इसमें आपको मोमेंट निकालना है स्लैब के तरीके से। वो कैसे हम निकालते हैं? मोमेंट इज इक्वल टू WuL²/12। ठीक है, W क्या है? 51.4 जो कि आपका अभी नेट लोड निकला, मल्टीप्लाई आपको L करना है। ये L क्या है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट्स। किसके बराबर? 3 देके था, अगर नहीं देके होगा क्वेश्चन में तो आपको 3 अज्यूम करना है, क्योंकि सेंटर स्पेसिंग हम काउंटरफोर्स की मोस्टली 3 ही अज्यूम करते हैं। या फिर बेसिकली ये क्या है? असल में ये 3 क्या है? आप दो काउंटरफोर्स के दरमियान अपनी स्लैब को प्लेस करते हो, तो बेसिकली ये विड्थ ऑफ द स्लैब है, लेकिन दिमाग में रखने के लिए हम बोलते हैं दैट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्स। ठीक है, सो हमने 3 ले लिया, डिवाइड कर देंगे 12 से, इसका आंसर आपको निकल कर आता है 38.55 किलो न्यूटन मीटर। परफेक्ट। अब ये मोमेंट हमें क्या निकला? फैक्टर्ड मोमेंट? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी नहीं आया। हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा फैक्टर्ड मोमेंट आएगा। फैक्टर्ड मोमेंट अब किसके बराबर है? 1.5 टाइम्स जो कि हमने अभी मोमेंट निकाला 38.55, दैट कम्स आउट टू बी 57.825 किलो न्यूटन मीटर। यही आपका फैक्टर्ड मोमेंट आ गया और इसी पे आप डिजाइन अप करोगे अपना हील। कैसे? वो मैजिकल इक्वेशन में पुट करके। मैजिकल इक्वेशन क्या है? MU इक्वल्स 0.87FY ASTD इंटू 1 माइनस, यहां पर लिख देती हूं मैं, इंटू 1 माइनस FY AST डिवाइडेड बाई FCK इंटू BD। इसमें पुट कर दीजिए, आपका AST निकल कर आ जाएगा हील का। ठीक है, MU आपको अभी निकला था 57.825। ठीक है, 0.87 इज अ कांस्टेंट, FY इज 415, AST आपकी रिक्वायरमेंट है, D आप कितना लोगे? उतना ही जितना आपने टो में लिया था 340। ठीक है, क्योंकि सेम बेस स्लैब के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, FY 415, AST रिक्वायरमेंट, FCK 20, B 1000, D 340 पुट कर दीजिए। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी 57.825 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स 122,757 AST माइनस 7.49 AST स्क्वायर। इसको पुट कर दीजिए कैलकुलेटर में, तो आपका AST जो है
वो निकल कर आ जाएगा 485.4 mm स्क्वायर। ठीक है, तो आप AST मिनिमम चेक करोगे, कैसे करोगे AST मिनिमम चेक? 0.2% ऑफ BD, तो 0.2% B 1000 है, कैपिटल D कितना आप लोगे? 400 mm। ठीक है, सो वो आपका आ जाएगा 800 mm स्क्वायर। मतलब बिल्कुल टो की तरह यहां पर भी आपका AST मिनिमम ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप AST मिनिमम पे ही डिजाइन करोगे ये। सिंस हमारा जो स्टील ऑफ टो एंड स्टील ऑफ हील है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम आ रहा है 800 mm स्क्वायर, तो जो स्पेसिफिकेशंस हमारी टो में थी वही हम हील में भी देंगे। सो वी विल प्रोवाइड 16 mm डायमीटर बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हील। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें भी हम रेनफोर्समेंट अपने दोनों साइड्स ऑफ द हील में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी हील ये ऐसे हैं तो इसमें आप मेन रेनफोर्समेंट यहां से भी प्रोवाइड करोगे, यहां से भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसीलिए ये हमारा इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मेन स्टील बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। अब हमें रह क्या जाता है? अगर आपको याद हो, हमें रह जाता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अभी तक नहीं निकाला। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो हमारी मेन स्टील को श्रिंकेज इफेक्ट से बचाए, मेन स्टील को एंकर करके रखे इन प्लेस, क्योंकि आफ्टर आवर कंक्रीट सेट्स वो श्रिंक हो जाता है, तो हमारी मेन रेनफोर्समेंट भी उसके साथ श्रिंक हो जाएगी। तो वो श्रिंकेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकालेंगे? दो अलग अलग निकालेंगे हम, एक तो स्टेम के लिए अलग एंड टो एंड हील के लिए अलग। स्टेम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना होगा? 0.12, या तो आप ये मिनिमम रेनफोर्समेंट भी ले सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, यहां पर मैं थोड़ा अलग ही दिखा देती हूं। टो एंड हील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम मिनिमम रेनफोर्समेंट से कम ही प्रोवाइड करते हैं। स्टेम के लिए 0.12% ऑफ BD, इसके लिए भी 0.12% ऑफ BD, क्योंकि डायमेंशन अब डिफरेंट आ जाएंगे। B का वैल्यू 1000 है, B का वैल्यू 1000 है। स्टेम के लिए अब D का वैल्यू क्या है? 200 mm, और D के लिए क्या है? 400 mm। बस इतनी सी डिफरेंस है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 480 mm स्क्वायर, और ये फ्रेम से बाहर आ गया, यहां पर आपका D 400 mm है। ठीक है, तो ये 480 mm स्क्वायर आ जाएगा, और जो स्टेम है इसमें आपका 240 mm स्क्वायर आ जाएगा स्टील। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ठीक है, स्टेम में आप क्या करोगे? आप प्रोवाइड करोगे 8 mm डायाबार्स, 8 mm डायाबार्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये स्पेसिंग वगैरह आपको अब निकालनी आती है। और यहां पर आप क्या करोगे? स्टेम में, इसमें भी आप 8 mm बार्स प्रोवाइड करोगे। फिर जब आप स्टील स्पेसिंग निकालोगे A1 into B डिवाइड बाय AST से, AST यहां पर आपका 480 है। सॉरी, यहां पर जब आप देखिए, यहां पर जब आप स्पेसिंग निकालोगे, एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाय B डिवाइडेड बाय 1000। एरिया ऑफ 1 बार कैसे निकलेगा? आप 8 mm डायाबार्स यूज कर रहे हो, सो इट्स पाई बाय 4 into 8 स्क्वायर। B 1000 है, डिवाइडेड बाय AST जो है आपका वो 480 है। ठीक है, तो जब आप ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा प्रोवाइड 8 mm डायाबार्स एट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका प्रोवाइड 8 mm डायाबार्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप इनकी स्पेसिंग्स निकाल दीजिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। अब मैं आपको नोटबुक दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके वो बना दीजिए। इसमें एक जगह मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर आप देख लीजिए, ये किलो न्यूटन मीटर, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 59.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, तो यहां पर यूनिट्स आप किलो न्यूटन पर मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेट लोड, बाकी ये सारा ठीक है, आप देख लीजिए। सो इट्स लाइक दिस। तो इसके साथ हमारी हील की डिजाइन खत्म हो गई। हमें अब रह जाता है सिर्फ काउंटरफोर्ट का डिजाइन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर देंगे।